क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका आपके प्यारे चैनल में स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो ये जो वीडियो है ये मैथमेटिकल टूल की दूसरी वीडियो है, यानी कैलकुलस का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं पहले पार्ट में डिफरेंशिएशन पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर चुका हूँ। मैं बताऊँ डिफरेंशिएशन उससे भी ज़्यादा डीप है, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाता है। मैंने उस वीडियो में वो सब नहीं बताया है। ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल ये बताया है, जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और क्लास 12th के लिए भी ये बेसिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, बट अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो वो वीडियो से भी ज़्यादा एडवांस आपको सीखना होता है क्लास 12th के अंदर। ठीक है, बट अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं वो वाली बातचीत करके आ चुका हूँ, पूरा बेसिक समझा चुका हूँ। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो चाहे क्लास 11 के हैं चाहे क्लास 12 के हैं, और अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आता और अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। चलो बच्चे, लेकिन जो आज की बात करने जा रहा हूँ मैं वो कैलकुलस का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, कैलकुलस के दो पार्ट हैं। एक है मेरे पास डिफरेंशिएशन, जिसको मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में कंप्लीट। दूसरा है मेरा इंटीग्रेशन, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी बात तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये डन। बट इंटीग्रेशन जो होता है, चलो बात करते हैं। आज तो हम इंटीग्रेशन की बात करनी है, तो सबसे पहले जानेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं इंटीग्रेशन के, और ये होता ही क्या है इसको समझेंगे। बेटा मैं आपको वैसे ही बता दूं कि इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक वो जिसमें लिमिट होती है, एक वो जिसमें लिमिट नहीं होती, यानी एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। चलो कोई बातचीत नहीं, अगर सब मतलब ये वाली बात की, अगर ये सर लिमिट क्या है, डेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट क्या है, भाई यही तो समझाने आया हूँ। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। बस मैंने बताया कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के दो पार्ट रहने वाले हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट। हम समझेंगे क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इनके फॉर्मूले क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं, और इस वीडियो को मैं रखने की कोशिश करूँगा फिर से छोटी, और इस छोटी सी वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, सर इस वीडियो में इंटीग्रेशन बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इतना बड़ा कि अगर क्लास 12th के मैथ्स में देखो तो करीबन इसकी शायद 11 या शायद 9 से 11 के बीच में एक्सरसाइज है। मेरे को एक्चुअली में एकदम कंफर्म याद नहीं है, बट 11 एक्सरसाइज तो आई थिंक सो है। और उसके बाद भी इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है। यानी कि दो किताबों में जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन सबको समझ नहीं आता और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इस वास्ट इंटीग्रेशन के अंदर हम आज जो करेंगे वो बहुत सेलेक्टिव पार्ट करेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने आए हैं, मैं बता दूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आज इसमें नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी सो आप मुझे मेंशन करेंगे, कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सर बना दो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपकी हेल्प करने ही आता हूँ। ठीक है, तो करने क्या वाले हैं, ठीक है, तो बेसिक रूल सीखेंगे, एक इसका प्रोडक्ट रूल भी सीखेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन सीखेंगे, और डेफिनेट भी सीखेंगे और इनडेफिनेट भी सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो क्लास 11 के कैलकुलस पार्ट की जो सेकंड पार्ट है वो बना रहा हूँ मैं, और ये बहुत ईजी रहने वाला है, क्लास 11 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं बातों को रबड़ की तरह खींचूंगा नहीं, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझते हैं इंटीग्रेशन से। चलिए बहुत सिंपल रखेंगे बेटा, अगर तुम्हें यही समझ आ जाए कि इंटीग्रेशन क्या होता है तो चीज़ें तो वहीं आसान हो जाती हैं। ठीक है, इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ से समझते हैं। मैं कहता हूँ मैथ्स को समझने का सबसे आसान तरीका ग्राफ से होता है। अगर आपको ग्राफ समझ आते हैं ना तो आप मैथ्स बहुत ईजिली समझते हो। ये भी एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है कहीं ना कहीं, और फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज़ है। मैं बात करूँ जैसे बेटा हमारे पास कुछ ग्राफ्स होते हैं, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, हमारे पास एक ये ग्राफ हो गया, ऐसे हमारे पास एक ये ग्राफ हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये ग्राफ हो गया। ये वाला तो शायद मैं बना चुका हूँ, तो छोड़ो, इससे छोड़ो, समझाने के लिए इतना ही ठीक है।
ठीक है, जरा देखो, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये तीनों ग्राफ हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ना बच्चों इस ग्राफ का एरिया बता दो, तो आप बता लोगे। जैसे कि यहाँ से लाइन खींचेंगे हम लोग, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो इसका एरिया आप निकाल लोगे, ये जो पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन है आप निकाल लोगे। बस आपको क्या, इसका बेस पता होना चाहिए और आपको इसकी हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है, और जो कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स होती है, ये सारी बातें हमें आती है, ये हम क्लास 9 10 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर ये देखो, ये रेक्टेंगल बन रहा है, हो सकता है स्क्वायर बन रहा हो, अगर ये सारी साइडें बराबर है तो इसका भी एरिया हम निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके। ये भी देखो, ये ट्रेपिज्म है, ठीक है, इसका भी एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ दो ट्रायंगल खींच लो, ये इस ट्रायंगल का निकाल लो, इस ट्रायंगल का बीच में स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा, इसका निकाल के इन दोनों को जोड़ दो, तब भी निकाल सकते हो। यानी इन सारे ग्राफ्स का एरिया हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं ट्रेपिज्म का फॉर्मूला लगा के, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट वगैरह करके। नहीं तो दो ट्रायंगल का निकाल लो राइट एंगल का, दो से, और अगर ये सेम है तो दो से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके और बीच में स्क्वायर का करके देखो, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, कि क्या आप किसी भी सिंपल ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो, दैट्स इट, बहुत आसानी से। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की, इस ग्राफ की, इस ग्राफ की, या फिर ऐसे ग्राफ की, अब इस ग्राफ में अगर आप देखो तो इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना। अब आ गई प्रॉब्लम। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हर चीज़ ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं होता प्रॉब्लम क्या है। देखो आ गई ना, क्रिएट हो गई ना एक प्रॉब्लम कि इन ग्राफ का एरिया कैसे निकालें, और बस यही है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन को, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वही जनन करता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जन्म इसीलिए हुआ कि ऐसे ग्राफ्स का एरिया निकाल सकूं, ठीक है। इसको मैं और भी ज़्यादा इलेबोरेट करता हूं अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। पहले मैं इस ग्राफ वाली बात को समझते हैं, पहले इस ग्राफ वाली बात को समझते हैं। यानी सिंपल ग्राफ का एरिया हम निकाल सकते हैं, ऐसे ये जो टेढ़े मेढ़े वेरिएबल ग्राफ्स हैं इन सब का एरिया हमसे निकाला नहीं जा रहा है। ये ऐसा कुछ ग्राफ है मेरा, अगर ये कुछ ऐसा ग्राफ है, इसका एरिया मेरे से निकाला नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ है, एक्स एक्सिस के बीच में ग्राफ है। मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर मैं एक पतली सी स्लिट काट लेता हूँ, बहुत छोटी सी स्लिट, इतनी स्लिट की लगभग ये दोनों साइड एकदम बिल्कुल बराबर आ जाएं। ये स्लिट जो है इतनी पास खींची है मैंने, एक बहुत छोटी सी स्लिट खींची है। अब ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक्स का बहुत छोटा सा हिस्सा है, मैंने आपको पता है बहुत छोटे सा हिस्सा को क्या बोलते हैं, डी एक्स बोलते हैं। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है एक्स का, तो ये डी एक्स है, ये चौड़ाई क्या है, डी एक्स है। अब आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी, भाई लेंथ क्या होगी, यहाँ तक ये वाई होगा ना भाई, ये यहाँ से ले लो, ये इसकी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। ये वाई आपको दे रखा है, यानी लेंथ दे रखी है, और ये ब्रेथ। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल ये स्लिट क्या है, रेक्टेंगल। मैंने इसमें बहुत छोटी सी स्लिट काटी और ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। ये जो मेरी स्लिट है, ये जो मेरी स्लिट है, ये कैसी है, रेक्टेंगल है, इसकी शेप है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया अपने को आता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, इसका एरिया मुझे पता होता है। अच्छा मेरे बच्चे, इसका जो ब्रेथ है वो देखो जरा, डी एक्स है, ब्रेथ जो है वो डी एक्स है, और लेंथ को मैं वाई मान लूँ तो वाई इंटू में डी एक्स, वाई इंटू में डी एक्स, वाई इंटू में डी एक्स मुझे क्या दे रहा है, एरिया ऑफ स्लिट दे रहा है। ये बात समझ आ रही है क्या मेरे बच्चे, एरिया ऑफ स्लिट वाई इंटू में डी एक्स दे रहा है, वाई इंटू में डी एक्स मुझे एरिया ऑफ स्लिट दे रहा है। कमाल की बात। अब बेटा ऐसे क्या करूँ मैं, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी, ऐसे मैं बहुत सारी छोटी छोटी स्लिट काटूँ, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारी छोटी छोटी स्लिट काटूँ, बहुत सारी स्लिट काटूँ, जो लगभग इसी डी एक्स के बराबर ही काट रहा हूँ मैं। और इन छोटी छोटी डी एक्स सारी स्लिट को काट काट के इनके एरिया को क्या कर दूँ, सबका एरिया निकाल दूँ। सारी सिंगल स्लिट का, जैसे ये डी एक्स 1 का, इसका निकाल दूँ। मान लो इसको 1 स्लिट बोल रहे हैं, इसको 2 स्लिट बोल रहे हैं, ठीक है, इसको 3 स्लिट, ऐसे करके इसमें फाइनाइट स्लिट या इनफाइनाइट स्लिट्स दोनों मिलेंगी।
अगर ये ग्राफ अगर इन्फानाइट नहीं है तो हमें तो अगर इन्फानाइट है तो उसमें इन्फानाइट स्लिट्स मिलेंगे। अगर ये फाइनाइट ग्राफ है, फिक्स ग्राफ है कि इसका एंडिंग पॉइंट और आपको स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर आपको फाइनाइट स्लिट्स मिलेंगी। उन फाइनाइट स्लिट्स को इस पूरे जहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में फाइनाइट स्लिट काट के सबका एरिया निकालूंगा। हर एक स्लिट का मैं क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा। और एरिया निकालने के बाद उन सारी की सारी स्लिट का क्या कर दूँ, सारी स्लिट का क्या कर दूँ, ठीक है, सारी की सारी स्लिट को मैं एरिया को जोड़ दूं तो क्या मुझे इस पूरे ग्राफ का एरिया आ जाएगा। अरे यार बिल्कुल सही बात है, इस पूरे ग्राफ का क्या आ जाएगा, मेरा एरिया आ जाएगा। अब लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा यार, एक एक स्लिट काटो भैया। ऐसे तो मैं फुट्टा लेके बैठूंगा, फुट्टा मीन्स स्केल, अब स्केल लेके बैठूंगा, छोटा छोटा डीएक्स काटूंगा, या स्केल लेके नहीं भी बैठूंगा क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मेजर करना पड़ेगा ना, डीएक्स सेम होना चाहिए सबका। अब मैं सबको छोटी 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 स्लिट काटूंगा और वो स्लिट काटते काटते पता लगे 100 है, 50 है, 30 है, 40 है, और हर वेरिएबल ग्राफ की अलग अलग स्लिट्स होंगी, किसी में 10, किसी में 50, किसी में। ऐसे में जोड़ने बैठा तो पता लगेगा कि अगर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या करेंगे, एक स्लिट का मैंने एरिया निकाल लिया, अब उस स्लिट को जोड़ने का सबसे बेहतर तरीका है उसका इंटीग्रेशन कर दो, बस यही है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन होता है, आपको इस एक स्लिट का पता है, एक स्लिट का क्या है, y इंटू में dx पता है, उसके आगे लगाओ इंटीग्रेशन। और बेटा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन कर लें, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं मान रहा हूँ इस पॉइंट को x1, ठीक है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से x1 से, और ग्राफ खत्म कहाँ हो रहा है बेटा, x2 पर खत्म हो रहा है। कहाँ से कहाँ खत्म हो रहा है, x1 से x2 पर ग्राफ खत्म हो रहा है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक। ये देखो मैंने x1 और x2 जो लगाई है, यही होती है लिमिट, यही होती है क्या, लिमिट होती है। क्या होती है ये, लिमिट। मैंने लिमिट बांध दी ना बेटा, मैंने क्या कर दिया, लिमिट बांध दी। मैंने लिमिट बांध दी कि आपको x1 से x2 तक क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक छोटी छोटी स्लिट काटनी है, उन सारी छोटी छोटी स्लिट का सबको जोड़ना है। तो क्या करना है, वो छोटे छोटे इंटीग्रेटेड पार्ट का, वो छोटे छोटे इंटीग्रेटेड पार्ट का मेरे को आपस में जोड़ना है और पूरा एरिया निकाल लेना है। बहुत समझ आया। देखो ये क्या आ गया, अभी आ जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ, ये पूरा एरिया आ जाएगा। एक स्लिट का ये है, स्लिट का इंटीग्रेट कर दो, जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है, आ जाएगा आपको पास पूरा का पूरा एरिया ऑफ ग्राफ। क्या बात समझ आ रही है, समझ आया इंटीग्रेशन क्या है। क्या इंटीग्रेशन मुझे वेरिएबल ग्राफ का एरिया दे रहा है, बिल्कुल हाँ, आपको वेरिएबल ग्राफ का एरिया आपका इंटीग्रेशन दे रहा है, बिल्कुल बच्चे। अच्छा, इस लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। लिमिट को बोलते हैं क्या, अपर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट, ऊपर रहने वाली लिमिट। और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इतनी बात समझ आई। इस लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट, इस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट। बहुत बढ़िया। चलो इसको ना मैं थोड़ा सा ना अपनी थ्योरी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कि अब जरा समझो कि मैंने ना आपसे एक बात करी, आप लोग हमारे साथ ऐसे कन्वर्सेशन होती रहती है, आपको पता ही है ना। तो आप मेरे साथ बैठे, मैंने आपसे बोला कि सुनो मेरे भाई, या फिर सुनो मेरे बच्चे, या सुनो मेरी बहन, ठीक है, एक काम करो आप, या फिर मेरे सुनो मेरे दोस्त, तो ठीक है। तो हे दोस्त, मुझे ये बताओ कि मैं अगर तुमसे बोलूँ कि मुझे ना आप ये बताओ कि सरकारी प्यून कितने हैं, सरकारी प्यून कितने हैं, तो आप कहोगे भैया सरकारी प्यून जो है हमारे यहाँ पर वो बहुत सारे होंगे। आप ये बताओ कि आप किस एरिया की बात कर रहे हो कि वहाँ पर सरकारी प्यून कितने हैं। मैंने आपको एक एरिया बांट दिया, जैसे दिल्ली का एक एरिया बांट दिया रोहिणी, ठीक है। मैंने बोला रोहिणी एरिया में जितने भी सरकारी प्यून हैं आप मुझे बता दो, उनकी काउंटिंग बता दो। कर सकते हो आप, कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। आपको मैंने लिमिट दे दी। क्या दे दी, लिमिट। एक दायरा बांध दिया आपके चारों तरफ कि इस दायरे के अंदर आपको हर एक जो प्यून है, जो कि सरकारी प्यून है, उसकी काउंटिंग करके मुझे बतानी है। आप कर लोगे भाई, आप शुरू करोगे एक एक जगह, जहाँ जहाँ सरकारी ऑफिस है, जितने भी सरकारी ऑफिस है, पहले आप वो सारे निकाल लोगे। 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। और उसमें हर ऑफिस में एक आंकड़ा लगता है, 2 या 3 चपरासी होते हैं, यानी प्यून्स होते हैं। आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर वहाँ जा जाके क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कलर की मैं बोल दूँ तब भी कर सकते हो। लेकिन दायरा, एक दायरा है आपके पास कि एक आपको एरिया बांध दिया मैंने, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एरिया का आपके पास दायरा है, ठीक है। या ऐसे ही मैं बोल दूं कि क्लास 12th के अंदर कितने बच्चे हैं, क्लास 12th के अंदर कितने बच्चे हैं इस समय हैं जो पढ़ रहे हैं, या क्लास 11th के अंदर कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और वो भी साइंस लेके पढ़ रहे हैं,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ रहे हैं, जिनके पास साइंस है सिर्फ, तो आप बोलोगे भैया किस एरिया की बात कर रहे हो, तो या तो मैं आपको एक दायरा दे दूँ कि भाई वो फलाना स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे बताओ, तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ उसकी डिटेल लेके मेरे को बता दोगे। यानी मैं हर बार आपको क्या दे रहा हूँ, एक लिमिट दे रहा हूँ। बट मैंने अब क्या कर दिया, मैंने आपको बोल दिया कि जाओ मुझे बताओ 12वीं क्लास में साइंस कितने बच्चों ने ली है। मैंने आपको लिमिट नहीं दी, मैंने आपको इस बार लिमिट दी नहीं, मैंने बोला बस मुझे बताना है। अब आप निकल गए, पहले आपने दिल्ली के सारे एरियाज़ को छाना, उसके सारे स्कूलों को छाना और उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस निकाली। देन आप ऐसे ही दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश गए, मध्य प्रदेश गए, जम्मू कश्मीर गए, तेलंगाना गए, मतलब भारत के चारों कोनों में गए और आपने इन्फॉर्मेशन निकाली। बेटा यही बात खत्म नहीं होती, जरूर थोड़ी ना भारत में 12th में बच्चे हैं जो साइंस ले रहे हैं यार, और भी अदर कंट्रीज है, श्रीलंका है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, हर जगह की कंट्री में आप अलग अलग जाओगे। तो यानी यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, आप समझो मेरी बात, कि जब आपके पास लिमिट नहीं है तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो वही बात है, अगर आपको ग्राफ डिफाइन है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है, तब आप लिमिट बांध देना, तब आप क्या, आपने लिमिट दे दी, तब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। और जब आप लिमिट नहीं बांधते, जब आप लिमिट लेस, आपने ग्राफ बना दिया, मुझे नहीं पता ये इनफाइनाइट ग्राफ है, ये ग्राफ कहाँ जाके खत्म हो रहा है, इसका कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक निकाला मुझे नहीं पता, ये आगे और भी जा रहा है, ठीक है, मैं इस बोर्ड पे दिखा नहीं रहा, ये आगे और भी जा रहा है, पीछे और भी है, मुझे नहीं पता ये कहाँ खत्म हो रहा है, यानी इनफाइनाइट ग्राफ है। यानी मैं इसके बारे में निकालता चलना, ऐसे तो आप बच्चे निकालते चलोगे तो आपकी तो जिंदगी बीत जाएगी कि 12th क्लास में कितने साइंस के बच्चे हैं, ऐसे में इस ग्राफ का एरिया निकालने चलो तो मेरी तो जिंदगी बीत जाएगी, तो मैं तो एक ही लेक्चर पढ़ाता रह जाऊंगा, है ना, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो जाएगी, है ना, ये तो मजाक की बात है। खैर समझे आप मेरा कैरिकुलम समझे, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, कि यानी अगर इनफाइनाइट ग्राफ है, ऐसे इनफाइनाइट सिचुएशन है, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे, आप उस चीज को सॉल्व कैसे करोगे, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो वही बात है कि हमारी जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर दो पार्ट है, एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट, सॉरी डेफिनेट, और एक है इनडेफिनेट। डेफिनेट में आपको लिमिट दे रखी है, ठीक है, डिफाइन है लिमिट, और इनडेफिनेट में क्या है, जिसमें लिमिट आपको नहीं डिफाइन है, ठीक है, आपके पास एक में लिमिट डिफाइन है, एक में लिमिट नहीं डिफाइन है। अब देखो पहले मैं बताऊंगा लिमिट जिसमें डिफाइन नहीं है उसको कैसे सॉल्व करें, और उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास होने चाहिए फॉर्मूले। तो बेटा देखो ये हमारे पास सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं फॉर्मूले और भी हैं इनके अलावा, लेकिन जो आपके लिए बेसिक फॉर्मूले हैं, जो आपके यूजफुल हैं क्लास 11 के अंदर जो डेरिवेशंस हैं, या क्लास 12 के अंदर भी जो फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं, वहाँ पर जिन इंटीग्रेशंस के ज़्यादातर फॉर्मूलों का यूज़ होता है वो ये हैं। इसके अलावा भी जो रहते हैं, तो आपके जो भी टीचर्स हैं या फिर मैं ही हूँ, जो भी चैप्टर्स मैं बताऊँगा वहाँ पर अगर कुछ बातें आएंगी, कोई नया फॉर्मूला आएगा, तो मैं तुरंत आपको उस समय बता दूंगा कि हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूले जो आपको इस वीडियो में पता रहने चाहिए वो ये है। तो मैं बात करूँ बेटा, अच्छा हाँ एक बात और, कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है जो हमारा, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। क्यों? देखो मैंने ये बात तो बता दी इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, इंटीग्रेशन का जो आप फॉर्मूला देखोगे, वो जैसे आप यहाँ पर देखो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था? sec स्क्वायर x था, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बन गया? tan x बन गया। मतलब जिस फंक्शन का जो, यानी अगर जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा कोई फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x फंक्शन है, समझो मेरी बात, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो, यानी मेरा कुछ x है और उसका डेरिवेटिव क्या बन गया? मेरा y बन गया, समझो इस बात को। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो इसी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे, इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ये बात समझो, बड़ी प्यारी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कराने को तो ये भी बता सकता हूँ कि हर एक फॉर्मूले को लिखूँ और उसका एक बार क्या लिखूँ, डेरिवेटिव लिखूँ, यानी डिफरेंशिएशन करूँ और उसी का फिर मैं इंटीग्रेशन करके दिखाऊँ कि हाँ भाई यार है, ठीक है। तो मैंने आपको सीधा बता दिया कि एंटी डेरिवेटिव होता है, इसको करके हम अपने वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। हम बात करेंगे इन फॉर्मूलेस के साथ क्वेश्चंस की। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो x की पावर n, ठीक है, x की पावर n है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन करना है, अच्छा आप ये बात और ध्यान देखो, ये जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हैं ये सारे क्या हैं? इनडेफिनेट हैं। क्या है?
इनडेफिनेट है, जिनके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, ये कोई लिमिट नहीं है इनके पास। अब देखो इनका इंटीग्रेशन देखो, आपको तो मैंने बताया था अभी तो 2 मिनट पहले कि जिनके पास लिमिट नहीं होती वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कैसे करेंगे इसे, देखो x की पावर समझो 3 है, कुछ भी है, x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जो भी पावर है, जो भी n है उसमें हो जाएगा +1, जो भी पावर है उसमें हो जाएगा +1, और वही चीज सेम नीचे कर दो 3 + 1। अच्छा ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस में 4। लेकिन बच्चे ये तो उसके पास तो कोई लिमिट नहीं है, इसके पास तो कोई लिमिट नहीं है। अब ये क्या होगा, अब कैसे करेंगे, तो एक काम करो, इसके आगे लगा दो +c। क्या लगा दो, +c। इसका इंटीग्रेशन करो और साथ में क्या लिख दो, +c। इसका इंटीग्रेशन करके साथ में इसके टोटल आंसर में लिख दो +c। +c का मतलब क्या है, c कोई कांस्टेंट है, c क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है। अब जरा देखो वही वाली बात कि मैंने आपको बोला कि भाई तू जा और 12th क्लास के जितने बच्चे हैं तू मुझे बता, ठीक है। आपको मैंने बोला जाओ भाई यार 12th क्लास के जितने बच्चे हैं बताओ। मैंने लिमिट तो दी नहीं, बस आपको बताने हैं, आप तो गिनते गिनते थक जाओगे। तो आप एक काम करो, एक काम कर सकते हो ना, अब मान लेते हैं आपकी क्लास में, तो आपको पता होगा ना, अगर आप 12th क्लास में हो या आपके जो भी स्कूल में 11th क्लास में हो तो आपको ये पता होगा ना आपकी 12th क्लास में कितने बच्चे हैं। एक काम करो, जाके उनका पता कर लो वो कितने हैं। आपने पता कर लिया वो 20 है सर, 25 है सर, 30 है सर, 40 है सर, 50 है। तो आप बोल दो कि मेरे स्कूल में 50 हैं +c का मतलब कि बाकी वो सारे लोग जिनको मैं अभी काउंट नहीं कर पाया वो सारे c में आ जाते हैं। और c को निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। दैट इज वाई c एक कॉन्स्टेंट है जो डिफाइंड अभी नहीं है। हाँ, अभी c के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है, और अगर मैं इंटीग्रेशन के मैथ्स का टॉपिक अगर मैं बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं c की चर्चा करूंगा, और वहाँ पर भी शायद मैं इतनी ज़्यादा चर्चा ना करूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, c की ज़्यादा डीप में जाना बहुत एडवांस हो जाता है ना। ज़्यादा नहीं जाऊँगा वहाँ पर, जितनी सी की बातें हैं, जितने आपकी मैथ्स में बताई जाती है वो सारी बात बताऊँगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ जाना ही नहीं है। आपको समझ आया, अब आसान हो गया ना सर खेल। अब मेरे को बोल दिया भाई कि मेरे को प्यून बताओ, भाई मेरे को एक एरिया के प्यून बताओ, तो लिमिट थी। अब मैंने एरिया लिमिट नहीं बताया, मैंने बोला बस सरकारी प्यून बताओ। आपने क्या बोला, आप गए, आपके एक सरकारी दफ्तर का, 2 सरकारी दफ्तर का, जो भी आपके जिसमें आप कैपेसिटी जो भी है आपने उसका बता दिया मुझे, और उसके बाद में बोल दिया कि सर बाकी सारे प्यून दुनिया के उसमें वो मैं डाल रहा हूँ एक +c में, और c की वैल्यू मेरे को नहीं पता। अब इजी हो गया, ठीक है, अब इजी हो गया चीज़। तो बस ये याद रखो, इन सारे फॉर्मूलों में अगर जब तक लिमिट ना आ जाए तब तक सब में क्या रखना है, साथ में +c, बस ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बहुत बढ़िया, एक जगह मैंने लिख रखा है। समझ आया कैसे हो रहा है इंटीग्रेशन, समझ आ रहा है क्या। 2 क्वेश्चन और करते हैं क्या, 2 क्वेश्चन ऐसे ही और करें क्या, इसी वाले पे करें क्या। एक x की पावर 5, चलो एक ही करते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि इसका आप करके मेरे को आंसर बताओ। इसका पॉज करो वीडियो को और आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। देखो आपसे निकलता है क्या, क्या हो गया बेटा, x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन में 5 प्लस में 1 इज इक्वल टू में x की पावर 6 प्लस में से अपॉन में 6, और क्या आ गया +c। इंटीग्रेशन x की पावर 6 प्लस 6 प्लस में c, x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में c, इंटीग्रेशन। ऐसे ही अगर मेरे को x की पावर 6 का करना है इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस अपॉन में 7 प्लस में c, x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस में c। तो जैसे कोई भी हमारे पास पावर है तो उसमें बस क्या करना है, +1 अपॉन में वो कर देना है। आपको समझ आ गया, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, इंटीग्रेशन ईजी है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अच्छा बेटा इसी के अंदर आपको अगली तरफ लेके चलूँ जरा। देखो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन, जैसे कि आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन, log x बेस e का डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलता है, 1/x मिलता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, log x मिलेगा बेस e प्लस c। देखो यही बात मैं कह रहा हूं आपको बार बार, समझ आ रही है बेटा, समझ आ रही है। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको लर्न करना पड़ेगा, कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए। बाकी अब आपने समझने के लिए अगर आप डिफरेंशिएशन को समझ लो एक बार और इंटीग्रेशन के दोनों फॉर्मूले को एक साथ दोनों साइड लिख लो तो आप रिलेट कर पाओगे कि इसका उल्टा ये है भाई, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, तो आपको ईजी हो जाएगा कि आप याद कर लोगे। चलो अब देखो अगर अलजेब्रा आ जाए इंटीग्रेशन में,
क्या आ जाए, अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस या माइनस लग जाए दो फंक्शंस के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस में हमारे पास ले लेते हैं 1/x प्लस में sec स्क्वायर x डॉट dx। इसका मुझको करना है इंटीग्रेशन, तो बेटा बिल्कुल वही रूल जो आप वहां लगा रहे थे डिफरेंशिएशन में, सबको अलग अलग कर दो, सबको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। इसको भी अलग कर दो, इसको बीच में प्लस साइन है तो इसको भी अलग कर दो। सपोज यहाँ बीच में माइनस है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/x इंटू में dx माइनस sec स्क्वायर x इंटू में dx। सबको क्या कर दो, अलग अलग। अब ये इजी हो जाएगा, इसका हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 2x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 प्लस इसका 1/x का क्या होता है भाई, log x होता है। क्या होता है, log x बेस ई माइनस sec स्क्वायर x का कौन बताएगा मुझे, tan x होता है। सब बताएंगे मुझे tan x होता है। और साथ में क्या लिख देंगे, प्लस c, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इनडेफिनेट है, लिमिट नहीं है इनके पास। समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है सबको, ये आ गया अपने पास आंसर। सबको समझ आ रहा है क्या है ये, ठीक है, समझ आ रहा है क्या। एक और करें क्या, एक और करते हैं, एक कर लिया, एक और करते हैं, लिख लो इसे अगर लिखना है तो, ठीक है। चलो एक और करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ 2x की 4 प्लस 3x की पावर 5 ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं हम लोग sec x tan x प्लस में cosec स्क्वायर x इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ फटाफट से, पॉज करो वीडियो को, खुद से करो। देखो यार, मैथ्स कर रहे हो, मैथमेटिकल स्टूल कर रहे हो, फिजिक्स का ये पार्ट, तो यार बिना कॉपी किताब लिए बैठे होगे अगर तुम, तो समझ लो यार तुम बस, यार फिर कुछ समझ नहीं आता यार। तुम्हें लगता है कि ये, मैं बताऊँ, बहुत सारी दिक्कत होती है कि लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो समझ तो सब जाते हैं, कई अभी इस बार मेरे बच्चों के 10th के रिजल्ट भी आए ना, तो उनको ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता था, रिजल्ट उनका उनके अप्रोप्रिएबल नहीं आया क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करके। मैं उनको बोलता हूँ बार बार लिख कर देखो। तो आप कुछ भी देख रहे हो ना बेटा, खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में प्लस प्लस या माइनस माइनस के साइन है, अलजेब्रा है, तो जहाँ जहाँ पर इसको बांट दो, क्या है वहाँ पर इसको बांट दो, x प्लस, ठीक, x की पावर 4 इंटू में dx प्लस 3x की पावर 5 इंटू में dx प्लस sec x इंटू में tan x इंटू में dx प्लस cos x स्क्वायर x इंटू में dx। आ रहा है सबको समझ में, इसको करो। 2x की पावर क्या हो जाएगी 5 अपॉन में 5 प्लस 3x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस sec x tan x हो जाएगा प्लस cos x स्क्वायर x का हो जाएगा हमारे पास माइनस cot x, और सबके साथ क्या लगा दोगे, प्लस c। आ रहा है समझ में। बाकी इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बाकी फिर एलसीएम वगैरह भी लेके पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो अगर सबको एक साथ लिखना चाहते हो, वो तो आपकी बात है, आप इसको कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो, बट इंटीग्रेशन यही है। बट बेटा देखो, कुछ ना ये इंपॉर्टेंट टाइम के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा अलग टाइप है इनका। इन क्वेश्चंस पे जरा आप नज़र डालो। अलजेब्रा अपन ने समझ लिया, अब जरा इन क्वेश्चंस पे नज़र डालो, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा अटपटा, है ना, ये हमें फंक्शंस दे रखे हैं, इनको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इन सबको हमें क्या करना है, इन सबको इंटीग्रेट करना है, dx के रिस्पेक्ट में इन सबको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आप देख रहे होगे इसमें बिल्कुल थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। चलो एक एक को करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या दे रखा है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x प्लस में 4 इंटू में dx। देखो बेटा 1/x जो होता है, क्या 1/x जो होता है वो क्या होता है, 1/x होता है log बेस x, log x बेस e, log x बेस e होता है, ठीक है। तो ये पूरा आप इस फंक्शन को क्या मान लो, इस पूरे फंक्शन को मान लो x, क्या मान लो x, यानी कि अगर ये ऐसा होता 1/x इंटू में dx, तो इसका सिंपल क्या लिख देते आप, log x बेस e लिख देते ना। तो इस पूरे फंक्शन x के बदले क्या आ चुका है, पूरे x के बदले आ चुका है 5x प्लस 4,
तो बस एज इट इज कर दो, जैसे एक्स का करते हैं वैसे एज इट इज कर दो। क्या कर दो, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 5x प्लस 4 बेस ई। बस इसमें ना एक एक्स्ट्रा चीज करनी होती है। क्या एक्स्ट्रा चीज करनी होती है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। 5x प्लस में 4 का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन निकाल दो और उसको कर दो डिवाइड में। अब 5x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालना पड़े तो उसका आएगा 5x, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 5x का सिर्फ 5 आएगा, x कट जाएगा, 5 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या आएगा मेरा, 5 आएगा। तो इस 5 से क्या कर दो, उसको डिवाइड। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन और प्लस में c। ठीक है, दूसरे की बात करूं, दूसरा देखो, हमें करना है cos 3x प्लस में 5 डॉट dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। बेटा cos x का क्या होता है, sin x। तो ये cos, ये पूरे x फंक्शन के बदले देखो कई जगहों पर ये बताया जाता है, इसको ax प्लस b की फॉर्म भी बोली जाती है। इस तरह के क्वेश्चन, यानी ये सारे a, ये x और ये b है ना, ये सारे फॉर्म देखो ax प्लस b इस तरह से दिए हुए हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस ax प्लस b के फॉर्म के क्वेश्चंस भी बोले जाते हैं। मैं पर्टिकुलर इस फॉर्म को ना बोलते हुए आप ऐसा भी कर दो, ये x प्लस b की तरह नहीं है, इसके पर x की क्यूब है। पैटर्न सेम लगता है, आप चाहे जैसे समझो, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, इनको एज इट इज सेम इंटीग्रेट करो और बस उसके डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड कर दो, दैट्स इट। उसके अंदर वाला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके उसके डिवाइड कर दो, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। cos 3x प्लस 5 इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो cos का हो जाएगा बेटा sin 3x प्लस में 5, और इस पूरे फंक्शन का क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। 3x प्लस 5 का जो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। इसको नीचे रख दो और प्लस में क्या रख दो, c। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। समझ आया। ऐसे ही देखो थर्ड वाले का करो। अब बेटा एक एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। ex प्लस 4 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 4x का इंटीग्रेशन भी e की पावर 4x होगा। बस अब ये 4x जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख दो 4, कोई दिक्कत, और प्लस में लिख दो c। ठीक है, अब फोर्थ वाले का देखो, फोर्थ वाले का देखो, sin 4x डॉट dx, sin 4x डॉट dx, sin x का माइनस cos x, sin x 4x का माइनस cos 4x, और इस 4x का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन नीचे कर दो 4, प्लस में लगा दो c। इंडेफिनिट है ना, तो प्लस में c तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये पांचवा देखो, पांचवे का क्या है, पांचवे का है sin x की क्यूब प्लस में 2 डॉट dx। साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन का हो जाता है हमारे पास माइनस कॉस, अभी अभी करा है हमने, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स की क्यूब प्लस में 2। ठीक है, अब इस x की क्यूब प्लस में 2 का डिफरेंशिएशन नीचे रख दो, तो क्या आ जाएगा 3 आगे आएगा, x की 2, और इसका तो 0 हो जाएगा। इसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड कर दो, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन, cos e की पावर x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले cos x का क्या होता है, sin x, तो cos ex का sin ex। अच्छा हाँ, यहाँ पर प्लस c रह गया, प्लस c। cos ex e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल sin ex होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये हो गया, और इसके इसका जो होगा e की पावर x है ना, इसका क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, और डिफरेंशिएशन e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। बस सिंपल सी बात है, और बाकी साथ में क्या लगा दो, प्लस में c। तो बेटा देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ना, यानी कि आपको या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखिए, ax प्लस में b की फॉर्म में दिखिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी b है बट b 0 है। ये भी देखो क्वेश्चन 4x प्लस में कुछ b समथिंग 0 है ना, लेकिन ये क्वेश्चन में देखो ax प्लस b की फॉर्म में नहीं है। बट कैसा भी अगर ऐसा टिपिकल क्वेश्चन दिखे जिसका एंगल कुछ ऐसा दिखे आपको, है ना, कॉम्प्लेक्स एंगल, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें उसके डिफरेंशिएशन से, उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड करना होता है, दैट्स इट। देख लो बेटा, एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबको समझ आ गया किस तरह से हो रहा है, सबको समझ आ गया। ठीक है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन हमने क्या क्या करा बेटा, हमने करा अलजेब्रा होगा तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के साथ हम बस बांट देंगे, ये हमने करा। ठीक है, और अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल मैंने आपको बताया, और कुछ इस तरह से फंक्शन, या तो इसको बोल दो ax प्लस बी वाले फंक्शन से जहाँ पर दिख रहे हो, या फिर इस तरह की फॉर्म दिख रही हो, या फिर इस तरह से टिपिकल फॉर्म दिख रही हो, तो उसको किस तरह से करेंगे, बस उसका डिफरेंशिएशन करके उसको नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ऐसे होगा इसका क्वेश्चन। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। अच्छा
ये जो क्वेश्चन था बेटा यहाँ पर, ये जो n होता है, ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा ये और चीज ले लो, मेरे को ध्यान से उतर गया है कि n बेटा कभी भी -1 नहीं होगा, n कभी भी यहाँ पर -1 नहीं होगा, ये बात और लिख लो, n कभी भी -1 नहीं होगा। ये मेरे से मिस हो गया है, बाकी मैं जब ये फॉर्मूला जब जहाँ बता रहा हूँ ये वहाँ पर मैं लिख लूँगा, ठीक है, और नीचे कैप्शन में एक बार लिख दूंगा। बाकी यहाँ दोबारा मैं बता रहा हूँ n कभी -1 नहीं होता, ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, सबको समझ आ गया, ठीक है। तो इसका एक बार प्रोडक्ट रूल देखते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई दो फंक्शन है, आपस में क्या हो रहे हैं, इनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, इसका हमें इंटीग्रेशन बोलेगा अगर, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बाद वाले का क्या कर दो, इंटीग्रेशन, और ये इसको रख दो बाहर एज इट इज, यू को एज इट इज रख दो, वी का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, लगा दो माइनस, फिर क्या करो, यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन कर दो यू का, डॉट इंटीग्रेशन कर दो v का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। फिर आप आ रहा है फॉर्मूला समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझो इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, कि अगर आपको दो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है तो u को कर दो बाहर, v का कर दो इंटीग्रेशन, माइनस फिर इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, इसका इसमें क्या कर दो, u का कर दो डिफरेंशिएशन, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये पूरे सिस्टम का कर दो इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट रूल। आ रहा है समझ में, आ रहा है प्रोडक्ट रूल इसमें समझ में। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे कि आप उसमें करते थे, क्या नाम है, डिफरेंशिएशन में आप पहले वाले को u मान लेते थे, दूसरे वाले को पहले वाले को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन, इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें बेटा आपको u मानने के लिए आपको आइलेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, कि आप u किसको मानोगे, u आप उसी को मानोगे अगर यहाँ पर कोई दो फंक्शन में अगर कोई इनवर्स ट्रिगो आ जाए, क्या आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ जाए हमारे पास, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ जाए, जैसे कि अगर मेरे को बोल दिया जैसे sin x डॉट x, इन दोनों का मेरे को क्या करना है, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना है, जरा ध्यान से समझो, x डॉट sin x, इन दोनों के मेरे को क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक अलजेब्रा फंक्शन है, तो u किसको मानना है, v किसको मानना है, जरा देखो। तो सबसे पहले चेक करना है कोई इनवर्स ट्रिगो तो नहीं है, फिर चेक करना है कोई लॉगरिथम फंक्शन तो नहीं है, फिर आपको चेक करना है कोई अलजेब्रा फंक्शन तो नहीं है, अलजेब्रा तो है, तो अलजेब्रा को मान लो u, क्या मान लो u, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिगो है, और ये होता है एक्सपोनेंशियल, आपको लगाना है आइलेट, ठीक है, आपको लगाना है आइलेट, और जो अगर सबसे पहले इनवर्स ट्रिगो है तो उसको u मानो, अगर लॉगरिथम है तो उसको u मानो, अदरवाइज अलजेब्रा आता है तो उसको मानो, उसके बाद अगर ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल में पूछा जाए तो ट्रिगो को मानो, और सबसे एंड में होता है एक्सपोनेंशियल। तो इन दोनों में u किसको मानना है, v किसको मानना है, ये हमारा अलजेब्रा है तो इसको u मानेंगे, और इस वाले को ट्रिग्नोमेट्री को क्या मानेंगे, v मानेंगे। आ रहा है समझ में, बस यही आपको थोड़ा सा समझाना था मुझे। अब जैसे देखो x sin x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, रूल लगाते हैं इसमें अपना बढ़िया से, ठीक है, u को बाहर यानी x को कर दो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, अंदर में आपको डिफरेंशिएशन करना है u का यानी dx अपॉन में dx, इंटीग्रेशन ऑफ आपको v का करना है, v क्या है, sin x है, sin x डॉट dx, इस पूरे का फिर से क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। सो हमारे पास x sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारे पास माइनस कॉस x माइनस dx बाय dx, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया 1 डॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस कॉस x हो जाता है, तो माइनस कॉस x डॉट dx। अब इस पूरे फंक्शन का क्या करना है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, इस पूरे फंक्शन का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ये वाला माइनस का जो साइन है ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, इस माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो आ जाएगा x माइनस एक्स कॉस x माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन करना है हमें cos x डॉट dx का, cos x का बेटा इंटीग्रेशन sin x होता है, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स कॉस x प्लस साइन x, और प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, प्लस में क्या लगा देंगे, c। आ रहा है समझ में, आप सबको प्रोडक्ट रूल समझ आया, आप सबको प्रोडक्ट रूल समझ आया। बस आपको क्या करना है, u चुनना है इन दोनों में से, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल में आपको u चुनना है। u चुनने के लिए आपको आइलेट लगाना पड़ेगा, ये एक तरह का ट्रिक है, रूल है, फॉर्मूला है, जो समझो वो है,
ट्रिक है होती है, रूल भी यही है कि आप हर किसी को यू नहीं मान सकते। अगर आप इसको यू मानोगे, इसको वी मानोगे तो गलत हो जाएगा आपका सिस्टम। जैसे अगर आपने साइन एक्स डॉट एक्स ऐसे भी दे सकता था, आप इसको यू मान लोगे तो गलत हो जाएगा। आपको यू हमेशा इसको मानना है क्योंकि ट्रिकों से पहले आ रहा है। बात समझो ये वाली बात, ठीक है? आपको समझ आया कैसे हो रहा है ये? ठीक है, मिटो दूँ में से? कैन आई रब इट? इज यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, सिंपल सिंपल सा रूल लगाना है और उसके बाद हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ। ये सारा इनडेफिनेट के अंदर पार्ट पर चल रहा है बेटा, फिर इसके बाद हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ से। तो देखो बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक्स डॉट ई एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि चलो पहले कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या करना है इसमें रूल लग जाएगा हमारा फर्स्ट एज इट इज़। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये अलजेब्रा है बेटा। एक्स क्या है हमारा, अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा पहले लेंगे, इसको यू मानेंगे। एक्सपोनेंशियल बाद में है तो इसको वी मानेंगे। तो यू कौन है हमारा, ये है, और वी कौन है, ये है। तो क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस में यू का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन किसका करना है, फिर से ई एक्स डॉट डी एक्स। इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ई एक्स का कितना आएगा बेटा, ई एक्स आएगा, माइनस डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 डॉट, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा ई एक्स डॉट डी एक्स। 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ई एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, ई एक्स आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। अच्छा चलो मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे कि यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाता है एक्स के ऊपर, आप देख रहे हो कि मैं बार बार यहाँ एक्स ले रहा हूँ बिकॉज क्योंकि ना ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सिंपली हो जा रही है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लूँ, एक्स स्क्वायर डॉट ई एक्स, सेम क्वेश्चन लिया मैंने, बस और कुछ नहीं करा मैंने, बस यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया। क्या रखा है, एक्स स्क्वायर। अभी भी यही अलजेब्रा फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है। u इसको मानेंगे, v इसको मानेंगे। जरा देखो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, यू एज इट इज, ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ई एक्स का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स का, ई एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस का इसमें क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x डॉट ई एक्स डॉट डी एक्स। इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x डॉट ई एक्स डॉट डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग गया। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लग गया। तो आपको यहाँ पर तुरंत क्या करना है, इस पूरे हिस्से को आप कुछ भी मान लो, मैं फर्स्ट या 1 मान ले रहा हूँ या कुछ भी मान ले रहा हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मैं m फंक्शन मांग ले रहा हूँ। इस पूरे m फंक्शन को क्या करूँगा, मैं दोबारा से वही फॉर्मूला लगा के क्या करूँगा, इंटीग्रेट। जैसे कि मैं कर चुका हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो यानी इस पूरे की जगह ये वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा, इस वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2। इस पूरे का इंटीग्रेशन यही तो आया है, तो लिख दो एक्स एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, और इस पूरे के बाद प्लस में सी। समझ आया आपको, समझ आया आपको कि ये तो मैंने यहाँ तक एज इट इज करा। अब यहाँ पर दोबारा प्रोडक्ट रूल लग गया, यहाँ पर दोबारा क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। तो इसको मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से सॉल्व करा और यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आप कर लोगे अब किसी भी तरह का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट रूल का भी इंटीग्रेशन कर लोगे, और अगर आप कर लोगे तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करें, x की पावर 2 डॉट साइन x। इस क्वेश्चन को करें, सेम है, आप करें प्लीज़, इसको कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको समझ आया ये प्रोडक्ट रूल तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। समझ आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये था हमारा अभी तक का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम डेफिनेट की तरफ चलते हैं, और डेफिनेट में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा। ठीक है, मैं आपको फटाफट से समझाऊंगा लिमिट कैसे रखनी है, और देन इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो डेफिनेट की बात कर लेते हैं।
अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, अभी तक तो हम इंडेफिनेट कर रहे थे, बस प्लस में आपको क्या रखना था, सी रखना था। डेफिनेट में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं 2 और यहाँ पे डाल देते हैं, चलो यहाँ पे डाल देते हैं 0 और यहाँ डालते हैं 2 डॉट डी एक्स। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं 3x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और लिमिट डाल देते हैं 2 से 4, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिए मैंने लिमिट के। इस लिमिट को मैंने आपको बताया पहले ही, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बस आपको लिमिट पुट करना सिखा रहा हूँ। नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन होगा, जैसे कि इंटीग्रेशन होता है इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। बस अब इसमें क्या होगा, लिमिट आ गई तो प्लस सी नहीं आएगा, इसमें आएगी लिमिट, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। लिमिट को पुट कैसे करना है, लिमिट को पुट करने का तरीका है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो और उसके बाद लोअर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करो। दिखाता हूँ मैं कैसे। अपर लिमिट क्या है 2, तो क्या करना है, हमें x की जगह रखना है 2, तो 2 की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस में लोअर लिमिट क्या है, x की पावर रख दो 0 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3। बेटा अब आपको समझ आ रहा है, 0 की पावर तो कुछ भी रख दो 0 ही आएगा और नॉट डिफाइन हो जाएगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू तो हो गई खत्म, ये वैल्यू तो हो गई खत्म। अपने पास क्या बचा, 2 की पावर 3 अपॉन में 3, तो 2 2 जा 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 अपॉन में 3, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। आप प्लस सी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है। इस बार आपको ग्राफ पता है कहाँ से कहाँ तक क्या है, आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है कि इसकी लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। एज इट इज सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन वही 2 4, इसको रख लो अलग अलग बांट लो, 2x की प्लस इधर कर लो डॉट डी एक्स, 2x डॉट डी एक्स। अब ये सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या करना है, 3x स्क्वायर का 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, x की क्यूब अपॉन में 3, एज इट इज यही आ जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस इसमें 2 बाहर आ जाएगा, x का हम करेंगे तो x की पावर 2 अपॉन में 2, नीचे आएगा लोअर लिमिट ऊपर आएगा अपर लिमिट। पुट करते हैं इसको, 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2, इसमें भी पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करते हैं इसको, 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौक 64 अपॉन 3 माइनस 2 3 4 दूनी 8/3 प्लस 2 4 की पावर 2 4 चौक 16/2 माइनस 2 दूनी 4/2। सॉल्व करते हैं इसको आगे, 3 एलसीएम लेंगे, इधर 3 आएगा, 64 में से 8 चले जाएंगे, 64 में से 8 गए तो 4 चले गए, 60 बचा, 60 में से 4 और गए तो 56 बचा, तो 56 अपॉन में 3 प्लस 2 इधर आएगा, 16 में से 4 गए 12 अपॉन में 2, एलसीएम लोगे ना 2 आ जाएगा, तो 16 में से 4 गए 4 5, ठीक है, 2 12 आ जाएगा, सॉरी। अभी 2 से 2 ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, क्या आ गया 56 प्लस में 12 6 7 8 5 और 1 6, ये आ गया आपका 68 आंसर। सबको समझ आया कैसे आया, सबको समझ आया लिमिट कैसे पुट करनी है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए, बस कुछ नहीं करना, जहाँ पर आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट एक बार पुट करनी है x की जगह पर और माइनस कर देनी है दोबारा लोअर लिमिट पुट करके, बस सिंपल सा। जैसे कि मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन कराए, ठीक है, कराने को उस पर और भी क्वेश्चंस कराओ। मैंने बोला इंटीग्रेशन बहुत बहुत वास्ट है, जितना कराओ उतना कम है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ बताने की कोशिश करा, सारा का सारा बेसिक कवर करवाया है मैंने इस वीडियो में। बेटा अगर कोई 12th क्लास का बच्चा इंटीग्रेशन चालू करना चाहता है, अब इसने इंटीग्रेशन के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, अगर वो इस वीडियो को देख लेता है उसके बाद इंटीग्रेशन को स्टार्ट तक करता है तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा उसे। और क्लास 11th और क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जो सिर्फ फिजिक्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं इन फॉर्मूलाज को, इन रूल्स को, उनके लिए तो पूरा संपूर्ण समझ लो बोर्ड लेवल का तो सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें।
फिजिक्स के लिए, ठीक है। बाकी कुछ स्पेशल केसेस में अगर मान लो आ जाता है कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए, तो वो आपको उस समय आपका टीचर जो भी वो उस समय पढ़ा रहे होंगे उस पॉइंट को वो कवर करा देते हैं उसी समय कि बेटा इसका इंटीग्रेशन ये होता है। बाकी जो बेसिक होता है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनको आपको पता होना चाहिए, वो सारा इस वीडियो में हमने कवर करा। That I made those mistakes maybe once, but